Hello class, this is Divya, faculty of Dr. Om Prakash Group of Institution. सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मैनेजरियल इकोनॉमिक की मैनेजरियल इकोनॉमिक क्या होता है, साथ ही साथ उसके नेचर क्या है, ठीक है। बट आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सो 6 स्टेप्स हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के स्कोप के, जिसमें सबसे पहले है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, सेकंड है आपका कॉस्ट एनालिसिस, थर्ड है प्रोडक्शन एंड सप्लाई एनालिसिस, फोर्थ पॉइंट है आपका प्राइसिंग डिसीजन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, फिफ्थ है आपका प्रॉफिट मैनेजमेंट एंड लास्ट आपका है कैपिटल मैनेजमेंट। तो इन सारी चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं तो वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर आती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग क्या होती है। डिमांड एनालिसिस का, डिमांड से आप समझ रहे होंगे किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड, मांग कितनी है मार्केट के अंदर, तो उसको एनालाइज किया जाए जब जाता है तो उसको डिमांड एनालिसिस कहते हैं। अ बिजनेस फर्म इज एन इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म विच ट्रांसफॉर्म प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इनटू गुड्स दैट आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट। बिजनेस फर्म जो है वो क्या है, वो एक इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि क्या करती है, ट्रांसफॉर्म करती है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को गुड्स में, ठीक है। बहुत सारे रिसोर्सेज, प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज, इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, उनसे उनको गुड्स में ट्रांसफ़र करती है जो कि मार्केट में सेल किए जा सके एंड प्रोडक्ट के रूप में। इसके बाद द मेजर पार्ट ऑफ द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ डिमांड। जो मेजर पार्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, वो है डिसीजन मेकिंग का, कि पर डिपेंड होता है कि किस तरीके से एक्यूरेट डिमांड को मार्केट से एस्टिमेट किया जा रहा है। अगर आपको पता नहीं है एक्यूरेट डिमांड आपके प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर कितनी है, तो आप सही से प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। बिफोर प्रोडक्शन शेड्यूल कैन बी प्रिपेयर्ड एंड रिसोर्स एम्प्लॉयड, अ फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर सेल्स इज एसेंशियल, ठीक है। प्रोडक्शन शेड्यूल को प्रिपेयर करने से पहले और रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको एम्प्लॉयड करने से पहले आपको फोरकास्ट करना पड़ता है कि फ्यूचर में आपकी सेल्स कितनी होगी। ये एक एसेंशियल पार्ट है डिमांड एनालिसिस का। This forecast can also serve as a guide to management for maintaining or strengthening market position and enlarging profit. ये क्या करता है, मार्केट पोजीशन को स्ट्रेंथ करने में और प्रॉफिट को एनलार्ज करने में मैनेजमेंट को हेल्प और गाइड करता है। अगर आपने करेक्टली, आपने सही तरीके से सारे फैक्टर्स को देखते हुए अपनी डिमांड का, अपनी सेल्स का फोरकास्टिंग करी है गुड्स और सर्विसेज के लिए, ठीक है। इसके बाद है कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, बिकॉज आपके गुड्स को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, कहाँ से, किस तरीके से वो कॉस्ट सही एक्यूरेटली अवेलेबल है, हर जगह पर वो सही तरीके से वर्क कर रही है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट combined with the data drawn from the firm's accounting record can yield significant cost estimate that useful for management decision, ठीक है। जो भी डेटा अवेलेबल है फर्म की अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, उनसे सही तरीके से कॉस्ट को एस्टिमेट करना बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है बिजनेस को सही तरीके से रन करने के लिए। और मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेना भी थोड़ा सा इजी हो जाता है कि किस प्रोडक्ट के लिए कितनी कॉस्ट या किस इक्विपमेंट के लिए कितनी कॉस्ट लगाई जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द फैक्टर कॉजिंग वेरिएशन इन कॉस्ट मस्ट बी रिकॉग्नाइज एंड अलाउड फॉर इफ मैनेजमेंट इज टू अराइव एट कॉस्ट एस्टिमेट विच आर सिग्निफिकेंट फॉर प्लानिंग पर्पस। जो भी वेरिएशन है कॉस्ट के अंदर, जो भी वेरिएशन के कॉजेज़ है, उनको सही तरीके से एस्टिमेट करना, जिससे कि आप प्रॉपर प्लानिंग कर पाएँ और जो भी आपका पर्पस है उसको सही तरीके से प्लान आउट कर पाए, अगर आपने सही तरीके से कॉस्ट को एस्टिमेट किया है हर लेवल पर। इसके बाद है कि एन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट बिकॉज ऑल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कॉस्ट आर नॉट ऑलवेज नोन एंड कंट्रोलेबल। बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी कॉस्ट के फैक्टर्स हैं, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं, वो नोन और कंट्रोलेबल नहीं होते हैं हमेशा। तो इस कारण क्या होता है कि आपको कुछ अनसर्टेन मनी भी स्पेंड करनी पड़ जाती है, अनसर्टेन कॉस्ट भी प्रोडक्ट के लिए लगानी पड़ जाती है। तो उसके लिए भी आपका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए कि अगर कहीं पर कोई ऐसा कॉस्ट लग रहा है तो उसको हम कैसे मैनेज आउट कर पाएँ। इसकी भी एनालिसिस होती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर। इसके बाद है प्रोडक्शन एंड सप्लाई एनालिसिस। प्रोडक्शन एनालिसिस क्या है, एक नैरोअर है स्कोप होता है कॉस्ट एनालिसिस से, मतलब कॉस्ट एनालिसिस से नैरोअर पार्ट है प्रोडक्शन एनालिसिस। प्रोडक्शन एनालिसिस फ्रिक्वेंटली प्रोसीड इन फिजिकल टर्म्स। प्रोडक्शन एनालिसिस जो है वो फिजिकल टर्म्स में फ्रिक्वेंटली प्रोसीड किया जाता है, वहीं आपका कॉस्ट एनालिसिस जो है वो मॉनेटरी टर्म में यूज़ किया जाता है।
प्रोडक्शन एनालिसिस मेनली डील विथ डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस एंड देयर मैनेजरियल यूज़। प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो मेनली डील करता है डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस में और उनके मैनेजरियल यूजेस में। सप्लाई एनालिसिस जो है वो डील करता है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। जो भी सप्लाई कमोडिटी की सप्लाई में बहुत जो भी एस्पेक्ट्स का यूज़ किया जा रहा है उसमें सप्लाई एनालिसिस जो है वो डील करता है, जिसमें सर्टेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं सप्लाई एनालिसिस के, जैसे सप्लाई शेड्यूल हो गया, आपका कर्व एंड फंक्शंस हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई हो गया एंड उसके लिमिटेशंस हो गए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो गया एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई। कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सप्लाई को। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है कि सपोज दैट कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो हाई हो रही है, इसकी वजह से उसकी डिमांड कम हो रही है उस मार्केट के अंदर, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप सप्लाई को किस तरीके से अवेलेबल कराएंगे मार्केट में। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ 10 पीस की है मार्केट के अंदर और आप सप्लाई कर रहे हैं 50 पीसेस की या 40 पीसेस की, तो वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक्यूरेटली क्या करना है, एस्टिमेट करके रखना है सप्लाई को भी कि सप्लाई किस तरीके से अवेलेबल होनी चाहिए मार्केट के अंदर। इसके बाद आते हैं प्राइसिंग डिसीजन पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसका फर्स्ट पॉइंट भी यही कह रहा है कि प्राइसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया होता है प्राइसिंग। In fact, price is a genius of revenue of a firm, and as such, the success of business firm largely depend on the correctness of price decision taken by it. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्राइसिंग का जो डिसीजन होता है, जितना वो करेक्ट होगा उतना ही उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस बिजनेस फर्म की सक्सेस के चांसेस जो हैं वो हाई हो जाएंगे, क्योंकि जितना आप प्राइसिंग करेक्टली करेंगे उतना ही ज़्यादा आप रेवेन्यू अर्न कर पाएंगे, मीन्स आप उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। इसके बाद है कि द इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट डेल्ट विद अंडर दिस एरिया आर प्राइस डिटर्मिनेशन इन वेरियस मार्केट फॉर्म्स, प्राइसिंग मेथड्स, डिफरेंशियल प्राइसिंग, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग एंड प्राइसिंग फोरकास्टिंग। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स के अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं प्राइसिंग के, जिनके बारे में स्टडी किया जाता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर। जैसे सबसे पहले आप जो मैनेजरियल फर्म है वो स्टडी करती हैं प्राइसिंग डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस मार्केट। हर मार्केट में प्राइसिंग का जो डिटर्मिनेशन है, प्राइसिंग जो है प्रोडक्ट की वो अलग अलग होती है। आप मेट्रो सिटी में अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसकी प्राइसिंग अलग होगी। आप एक लोकल बिजनेस है आपका, तो वहाँ के लिए आपकी प्राइसिंग प्रोडक्ट की अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो वेरियस मार्केट में किस तरीके की प्राइसिंग होगी इसका डिटर्मिनेशन करना, प्लस प्राइसिंग मेथड, कौन सा प्राइसिंग मेथड जो है वो यूज़ किया जाना चाहिए। इसको हम नेक्स्ट जो आपकी 4th यूनिट है उसमें प्राइसिंग मेथड्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्राइसिंग मेथड किस तरीके कौन सा यूज़ किया जाएगा इसके बारे में भी हम क्या कहते हैं चेकआउट करेंगे। प्लस डिफरेंशियल प्राइसिंग अभी मैंने बताया आपको कि हर मार्केट में प्राइस जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जहाँ पर आपके कस्टमर कम है जिस मार्केट के अंदर, तो आप अगर वहाँ पर हाई प्राइस रख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट जो है अगर वो लो प्राइस पे सेल आउट कर रहा है तो लोग उसको प्रेफर करेंगे। तो डिफरेंशियल कैसे करना है इसको भी देखना पड़ेगा, इसकी भी स्टडी की जाएगी। प्लस प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग किस तरीके से होगी इसके बारे में भी स्टडी किया जाएगा। प्राइसिंग फोरकास्टिंग, पहले से प्राइसिंग आपको रखनी पड़ेगी ना। आपका प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम मार्केट में आएगा तो कुछ तो प्राइस होगी, ऑब्वियस सी बात है उसकी। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल प्राइस फ्री में आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो उसको आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा कि आने वाले फ्यूचर में मेरी जो सेल है वो कितनी हो रही है, उसके हिसाब से मैं अपनी प्राइसिंग को कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ, कैसे डिक्रीज़ कर सकता हूँ अगर लॉस हो रहा है, तो उसकी भी स्टडी की जाएगी। इसके बाद आते हैं प्रॉफिट मैनेजमेंट पे। प्रॉफिट मैनेजमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रॉफिट को मैनेज करना है बेसिकली, ठीक है। बिजनेस फर्म्स आर जनरली ऑर्गेनाइज्ड फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट एंड इन अ लॉन्ग रन प्रॉफिट प्रोवाइड द चीफ मेजर ऑफ सक्सेस। बिजनेस फर्म्स जो है वो जनरली क्या करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं प्रॉफिट मेकिंग का पर्पस को लॉन्ग टर्म में, जो कि क्या करता है, प्रोवाइड करता है चीफ मेजर्स बिजनेस के सक्सेस में। In this connection, an important point worth considering is the element of certainty existing about profit, because the variation of cost and revenue, which in turn is caused by factor both internal and external to the firm. ये क्या करता है बेसिकली, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे कि कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच में जो वेरिएशन है वो सक्सेस को रिप्रेजेंट कर पाए, कि आपने कॉस्ट को भी सही तरीके से प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया है, सही कॉस्ट को सारे रिसोर्सेज का सही से आपने यूज़ किया है, जिससे कि आपकी कॉस्ट जो है वो लिमिट में है एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर पा रहे हैं। इसके बाद है कि इफ़ नॉलेज अबाउट द फ्यूचर वर परफेक्ट, अगर आपकी फ्यूचर की नॉलेज जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड वो परफेक्ट है, प्रॉफिट एनालिसिस वुड हैव बीन अ वेरी इजी टास्क। तो आपके लिए प्रॉफिट एनालिसिस जो है बहुत ही इजी टास्क हो जाएगा। इसके बाद है कैपिटल मैनेजमेंट, ये आपका लास्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक का। सो देख लेते हैं इसको। ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लास एंड बिजनेस प्रॉब्लम, बहुत सारे टाइप के बिजनेस प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे क्लास
क्लासेस के बिजनेस प्रॉब्लम्स होते हैं, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड टर्वल सम फॉर द बिजनेस मैनेजर आर लाइकली टू बी दोज रिलेटिंग टू द फर्म्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिनमें से सबसे ज़्यादा क्रूशियल टास्क होता है या कॉम्प्लेक्स है, टर्वल सम टास्क होता है किसी भी बिजनेस मैनेजर के लिए, वो होता है फर्म्स का कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाना चाहिए. Relatively large sums are involved and the problem are so complex that their disposal not only require a considerable time and labor but in matter of top level decision. इसमें ये ना केवल कॉम्प्लेक्स और प्रॉब्लमेटिक होता है बल्कि इसमें कंसीडरेबल टाइम अवेलेबल होना चाहिए. कभी भी हम डिसीजन लेते हैं तो उसको बिल्कुल उसको वक्त के साथ लेना चाहिए. ऐसा नहीं है जल्दबाजी में आपने कोई डिसीजन ले लिया है तो वो क्या हो जाएगा, आपके पूरे के पूरे बिजनेस यूनिट पर इफेक्ट डाल सकता है. प्लस लेबर लेबर अवेलेबल होना चाहिए, जो लोग उसके लिए ज़रूरी हैं, मतलब जो लोग सही तरीके के डिसीजंस ले सकते हैं. टॉप लेवल मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट पर्टिकुलरली उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. इसके बाद है कि ब्रीफली कैपिटल मैनेजमेंट इम्प्लाइज प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली अप्लाइज किया जाता है प्लानिंग और कंट्रोल के लिए. कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जितने भी कैपिटल का एक्सपेंडिचर हो रहा है उसके प्लानिंग और कंट्रोल के लिए कैपिटल मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है. तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू क्लास.